दो जगह हथियार दिए हैं, एक माखन बुक के पास और दूसरा वो गली में। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जो से होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे ये, तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। और दूसरी चीज, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, रात भर के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाए हैं। ठीक है, इसमें और चौथा प्लान, जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी उसमें से आधे लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को आराम से स्टेज पे जो 4 लोग होंगे, जो स्टेज पे 4 लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। 4 लोगों की फोटो दे दी गई है। और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राय थाने का जो है वो, राय थाने का। कौन है? थाने का क्या है? हाँ जी, कौन है? प्रदीप थाने में है कोई रही? राय थाने में प्रदीप SHO है। वो कभी हमने थाने के आगे देखा नहीं, और जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता था, वो मुंह पे कवर लगा के आता था। उसका हमने उसका बैच देखा था। ठीक है सर। नेताओं की फोटो कौन थे? सर उनका नाम नहीं पता है हमारे को, उनके फोटोज हैं सर, हमारे पास नहीं है। जय हिंद साथियों, इतनी रात को इतनी देर से आप लोगों के साथ जुड़ रही हूं, इसका एक खास कारण है। किसान आंदोलन जो बिल्कुल शांतिपूर्ण है, अहिंसक है, उसे हिंसक बनाने की एक साजिश का पर्दाफाश अभी किया गया है। ये पर्दाफाश किया है हमारे किसान भाइयों ने। अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी वे उठे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे एक 21 साल के लड़के को सामने लाए, जो गवाना में जाट आंदोलन में भी इसी प्रकार का कार्य करने के लिए बुलाया गया, उसका इस्तेमाल किया गया, और उस समय भी उसने पैसे के लिए काम किया। तो जी हाँ, ये सुपारी दी गई है किसान आंदोलन को हिंसक बनाने के लिए। और उस लड़के ने बताया है कि किस प्रकार से उसने पूरी बात को बताया। मैं उसके डिटेल्स में बहुत नहीं जाना चाहती हूँ कि किस प्रकार से एक लड़की को छेड़ा जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो पूरा डिटेल उसने बताया, पूरी प्लानिंग की किस प्रकार से। 4 किसान नेता है जिनके ऊपर गोलियां चलाने की बात कही गई है, और गोली भी उधर ही से चलाई जानी थी ताकि ये हिंसक रूप दिया जा सके। सरकार के ऊपर आरोप लगाया है हमारे किसान भाइयों ने कि इसे हिंसक उन्होंने ही बनाने की कोशिश करी है। ये साजिश जो है ये उन्हीं की है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अन्नदाता जो 60 दिन के करीब से हमारे सड़कों पे बैठे हुए हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे उनको बदनाम कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। और मैंने कई ऐसे सरकार के नुमाइंदों को, मैं भाजपा के नुमाइंदे बोलूं या सरकार के, क्योंकि आजकल दोनों में फ़र्क नहीं है, उन्हें टीवी पे कई बार कहते हुए सुना है कि नहीं, हमारे किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा, आपके नेता ही ऐसा कह रहे हैं, आपके तो चुने हुए प्रतिनिधि भी ऐसा कह रहे हैं। और किस प्रकार से इनको आतंकवादी, इनको भ्रमित किए हुए ये खालिस्तानी इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग तक कहा था, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसमें आपको बता दूं कि 4 किसान नेताओं को टारगेट पे लिया जा रहा था, पैसे दिए गए इस पूरे कार्य को करने के लिए। इस लड़के को पकड़ने के बाद इसके चेहरे पे एक कपड़ा बांधकर इसको प्रेस के सामने लाया गया किसान भाइयों के द्वारा। किसान भाइयों का कहना है कि ये बेचारा तो एक गरीब परिवार का है, तो इसका तो इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ बता दे और हम पुलिस वालों से भी ये निवेदन करेंगे कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। ये बेचारा बच्चा जो है ये 21 वर्ष का है और गरीब परिवार का है। आप समझ सकते हैं कि गरीब परिवार के बच्चों को किस तरह से भ्रमित करके भड़काया जाता है, उनसे गलत काम कराए जाते हैं। मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये सचमुच में इसमें जो साजिश है और जो
आरोप हमारे किसान भाई लगा रहे हैं, अगर उसमें जरा भी सत्यता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वे केवल और केवल, आज भी अगर आप पूरे दिन की सारे न्यूज़ चैनल्स की डिबेट्स खोल लीजिए, उनको देखें तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें से अधिकांश जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वे केवल किसान भाइयों को, किसान परिवारों को अपमानित कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये इतने अमीर कैसे हैं, आपको शर्म नहीं आती? भगवान से डरना चाहिए। किसी के पास अगर पैसा है, अगर आपकी बुरी नज़र उस पर पड़ी है, तो ऐसा ना हो कि भगवान आपका अगला निवाला आपके हाथ से छीन ले। अगर आप सनातनी हैं तो आप अन्न का सम्मान करते हैं, अन्न का सम्मान करते हैं तो अन्नदाता का सम्मान करना सीखिए। इस तरह की घटिया बातों को करना बंद करें। बार बार जो ये सवाल उठाए जाते हैं, आज उसी की कड़ी में ये नई कड़ी जुड़ गई है, जहां पे इस 21 साल के लड़के को पकड़ के अब पुलिस को देने की तैयारी है। करीबन 1 घंटा चली प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान भाइयों की, जहां पे राकेश टिकैत जी भी थे और तमाम हमारे पंजाब से आए हुए किसान भाई भी थे। उन्होंने प्रेस के सामने इस लड़के को लेकर आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि लड़का जो है वो बोलना नहीं चाहता, इसलिए अब कोई सवाल उससे ना करे। वो लड़का वहीं बैठा हुआ था, मुंह पे उसके उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ था, जो बेहद सराहनीय है। मैं इस चीज़ का कि ना केवल सराहना करती हूं, मगर अपने किसान भाइयों को धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने उस बच्चे के साथ, जिसको गलत रास्ते पे ले जाने का काम वो लोग कर रहे हैं जो गलत है, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मांग हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा किसी का भी हो, आपका हो, मेरा हो, मेरे पड़ोसी का हो, मेरे दुश्मन का हो, लेकिन बच्चा बच्चा होता है। बच्चे को गलत राह पे अगर कोई ले जाता है तो हमें उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का मन जो है, अगर आपने उसे गलत रास्ते पे डाला है तो उसके दोषी आप हैं, वो बच्चा नहीं। और बच्चों को गुमराह करके अपने काम के लिए, अपनी घटिया राजनीति के लिए इस्तेमाल करना गलत है। अब मुझे एक और चीज आप लोगों के लिए मैं छोड़ के ये जानना चाहती हूँ, ये कुछ बातें हैं जो मेरे दिमाग में आई इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए, कि आप मुझे बताइए कि जब एनआईए नोटिस देती है हमारे किसान भाइयों को, जब एलआईयू उन पर नजर गड़ाए बैठी है और तमाम पुलिस फोर्स चारों तरफ है, तो क्या ये पॉसिबल था कि अभी तक जो आंदोलन बिल्कुल अहिंसक चल रहा था, उसमें अगर कोई लड़का इस प्रकार का पकड़ा गया है, तो वो लड़के को पकड़ने वाले कौन आए? वो लड़के को पकड़ने वाले हमारे किसान भाई हैं। उन्हें ना तो पुलिस ने पकड़ा, ना एनआईए ने पकड़ा, ना एलआईयू ने पकड़ा। तो ये लड़का यहाँ कैसे पहुंचा? एलआईयू के पास ये खबर नहीं होगी क्या? इतना बड़ा आंदोलन है, अगर ये हिंसक हो जाए तो आप समझ सकते हैं ना कि क्या हो सकता है। तो सोचिएगा इस बात को कि इतने बड़े आंदोलन में ये लड़का वहां पे पहुंचता है और इस तरह की साजिश को रचा जा रहा है, और हमारी एलआईयू ये नहीं बता पा रही, उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है कि कुछ ऐसा गलत होने वाला है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, उंगली सीधी सरकार की तरफ घूमती है। सरकार को साफ तौर पे सामने आके बताने की कोशिश करनी चाहिए। मैं सरकार को एक और चीज के लिए आगाह करना चाहती हूं। आप किसानों को बदनाम करने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि आप हार रहे हैं, तो आप लोगों को भ्रमित करने के लिए अर्नब गोस्वामी वाले मैटर को हर टीवी चैनल पे दिखाने की कोशिश अब कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने देश की नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, तो उसे जेल में डलवाइए, उसके ऊपर कार्रवाई करवाइए। एनआईए वहां जाके कार्रवाई नहीं कर सकता अर्नब गोस्वामी के ऊपर। एनआईए को आपने भेजा है हमारे किसानों के पास, नोटिसेस उन्हें थमा दिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये जो लड़का आया, इसके साथ कौन है, इनके पीछे कौन है, क्या सत्यता से आप कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे और बताएंगे कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। अगर जो बड़े नाम हैं इनके पीछे वो आप सामने नहीं ला पाते, तो आप ये समझ लीजिए कि आप चीजों को छुपा रहे हैं। क्योंकि अगर इस वक्त किसान आंदोलन को बदनाम कर रहा है कोई, तो वो है केवल भारतीय जनता पार्टी। देश का कोई भी और व्यक्ति नहीं कर रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस वक्त किसान आंदोलन को बता रही है कि उसमें कौन लोग घुस गए हैं, बरगलाए हुए हैं, कुछ गलत तत्व आ गए हैं। आप देख रहे हैं ना, जो इन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी ने, और सरकार में बैठे लोग जिन्होंने ये बातें कही थी, आज उसी तरफ उसी डायरेक्शन में जा रहा, उसी ओर ये जा रहा है। इसका मतलब है ये इसको वैसा बनाना चाहते हैं, वैसा करके दिखाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि इस शक की सुई जो है वो केवल और केवल भाजपा की ओर या सरकार की ओर ही जाती है। इसलिए अब ये इनकम्बेंट है सरकार के ऊपर, इट इज इनकम्बेंट ऑन द गवर्नमेंट टू कम क्लीन एंड टू टेल अस
who is involved. उन्हें हमें बताना पड़ेगा कि कौन है इसमें जिसके हाथों ये पूरी साजिश रची जा रही है। किसी को छुपाने की कोशिश मत करिए, ये आंदोलन को आप नहीं हरा पाएंगे, आप हार जाएंगे। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ और आपको एक बात फिर से याद करा दूं, मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी। ये जो लड़ाई है दरअसल ये किसान की लड़ाई केवल नहीं है, ये आपकी मेरी लड़ाई है। ये लड़ाई जो है ये गुजरात के जो चंद उद्योगपति हैं उनके और किसानों के बीच की लड़ाई है। ये मोदी जी के साथ नहीं, ये उन उद्योगपतियों के साथ लड़ाई है जिनके मैनेजर मोदी जी हैं। ये लड़ाई भाजपा और मोदी जी की लड़ाई है जिसमें भाजपा का रोल किसान कर रहा है। कैसे? क्योंकि इनमें से बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं ना जो भाजपाई कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दिया है, ये उनके कार्यकर्ता भी हैं। तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इनकी वर्किंग कैसी है और इन्हें इस बात का दुख है कि मोदी जी द्वारा इस पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है। तीसरी बात, ये लड़ाई जो है उद्योगपति तो हैं ही, वो जो चंद उद्योगपति हैं गुजरात के, उनके और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच की लड़ाई है। समझ रहे हैं ना आप? और इस लड़ाई को लड़ रहा है आपका और मेरा किसान भाई, आपका और मेरा अन्नदाता, इस देश की रीढ़ की हड्डी, इस देश का धरती पुत्र। ये जो लड़का पकड़ा गया है, इसने जो बातें बताई हैं कि इसके और भी साथी हैं, उन लोगों के बारे में पता लगाना अब जांच एजेंसियों का काम है। उनके मुंह पर कालिख पुत गई है, मट्टी पलीद हो गई है इंटेलिजेंस की, जिन्होंने इस लड़के को नहीं पकड़ा अब तक, जिन्होंने 26 जनवरी के पहले इसका पर्दाफाश स्वयं नहीं किया, वे नहीं कर पाए। जानते हैं ना, जब चुनाव होने वाले होते हैं तो किस प्रकार से एकदम से एक खबर आ जाती है कि प्रधानमंत्री जी को टारगेट किया है किसी ने, है ना? सुना है ना आपने? बिहार चुनावों के पहले भी हुआ, हर चुनाव के पहले ये खबर आ जाती है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमले की है तैयारी, जिसका किया पर्दाफाश इंटेलिजेंस ने, और फिर वो नहीं होता है, शुक्र है भगवान का। लेकिन ऐसा क्या था कि इस बार वे पर्दाफाश न कर पाए और इस प्रकार से ये लड़का वहां पहुंच गया। इस लड़के को वो ना पकड़ पाए, इस पूरी साजिश का पर्दाफाश पुलिस नहीं कर पाई, LIU नहीं कर पाई, इंटेलिजेंस जो है वो नहीं कर पाई, देश की इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस ही नहीं, देश की इंटेलिजेंस। कोई इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है। NIA नहीं कर पाई। जब NIA ऑलरेडी इस आंदोलन में कह रही है कि कुछ गलत लोग जुड़ गए हैं, तो भी नहीं कर पाए। किस चीज का इंतजार कर रहे थे? इंतजार था कि 26 जनवरी आए, ट्रैक्टर रैली में हिंसा हो और आप किसानों को बदनाम कर सके, फिर जोर जोर से चिल्लाए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हर टीवी चैनल पर आकर कि ये हम तो पहले ही कह रहे थे, ये किसान नहीं है, ये चंद किसान है, इनके बीच में खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी टुकड़े टुकड़े गैंग है। पर फेल हो गई सरकार, फेल हो गए आप, जीत नहीं पाएंगे। याद रखिए, ये गुजरात के वो चंद लोग नहीं हैं जिनको आप दबाने की कोशिश कर सकते हैं, जिनके ऊपर आपने राज किया, कई सालों तक सत्ता संभाली, वहां के लोगों को दबा सके। ये भारत देश है और भारत देश के लोकतंत्र में भारत देश के अलग अलग रंग है, अलग अलग जाति, समुदाय, भाषा, वेशभूषा, लेकिन वो सब एक हैं। और इसके लिए आपको और मुझे धन्यवाद करना होगा अपने किसान भाइयों को। जानते हैं, उस रंगों को विभाजित कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, रंगों को अलग कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। केसरी रंग उनका और हरा रंग किसी और का, ऐसा कर दिया था। भूल गए थे कि हरा रंग फसल का भी होता है। हरे रंग को ऐसा बना दिया था कि हरे रंग से लोग दूर भाग रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको आतंकवादी, देशद्रोही, तमाम तरह की चीजें बोल दे, क्योंकि ये है देशद्रोही, ये है देश के गद्दार जो देश के लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इन रंगों को एक कर दिया हमारे किसान भाइयों ने, क्योंकि किसान केवल किसान होता है, ना वो हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना पारसी, ना कोई और, वो केवल इंसान होता है। उस इंसान से सीखने की आवश्यकता है। ये जो घटिया राजनीति है ना, इस घटिया राजनीति से हमें लड़ना है। हमारी असली लड़ाई मित्रों जानते हैं किससे है? इस घटिया राजनीति से। जिस राजनीति को ये घटिया कह रहे हैं, सोच के देखिए कि क्या हम आज आजाद होते अगर हमारे उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, अगर वो भी यही सोचते कि हमारी लड़ाई जो है वो आपस में होनी चाहिए, हम एक दूसरे को
को बांटे। उस समय अंग्रेज हमें बांट रहे थे और हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमें एक कर रहे थे। उस समय अंग्रेज थे मगर आज वेस्ट इंडिया कंपनी है। उस समय हम किसी बाहर वाले से लड़ रहे थे। आज कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि हमें अपने अंदर बैठे हुए इन चंद गद्दारों से लड़ना पड़ रहा है, जिन गद्दारों को मैं ये कहूंगी कि ये भी हमारे अपने हैं, रास्ता भटक गए हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हें सत्ता मिल गई है, क्योंकि ये सत्ता के अहंकार में डूबे हुए हैं। पर ये भूल गए हैं कि जिनको सत्ता में बैठाया है इन्होंने शीर्ष पद पर, उन्होंने इनकी पार्टी को भी खत्म कर दिया है। इनके बड़े बुजुर्गों को तो खत्म किया ही है, इन्होंने इनकी पार्टी को भी खत्म कर दिया है, क्योंकि इनकी पार्टी बहुत तरह के बदलावों से गुजर कर एक ऐसी पार्टी बनी थी जो इस देश के संविधान में विश्वास करने वाली पार्टी बन सकती थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय तक। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको एक और बात बताऊं, आप जो चीजें देख रहे होंगे ये विषय से अलग है, पर बता देती हूं आपको। दो बातें बताना चाह रही हूं, फिर भी दोबारा बताऊंगी, याद रखिएगा इस बात को। योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट भगवाधारी हैं। हमारे संविधान के हिसाब से वे प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं? भारतीय जनता पार्टी उन्हें कभी भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित भी नहीं करेंगे, बनाएंगे भी नहीं। अगर वो किसी को बनाएंगे तो उसको जो तड़ी पार है, क्योंकि इन्हें इंटरनेशनली उस व्यक्ति को दिखाना है जो भगवा पहनकर हिंदुत्व वाला ना दिखे। समझ गए आप? यह है इनका खेल। और भी बातें बताऊंगी उनके ठाकुरवाद को, उनके एंटी ब्राह्मण स्टांस को खत्म करने के लिए ये लेके आए हैं अरविंद शर्मा आईएएस को उत्तर प्रदेश में। जल्द ही या तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर या गृह मंत्रालय, और कंट्रोल करने जा रहे हैं ये आदित्यनाथ को। क्या आदित्यनाथ राज्यसभा जाएंगे ताकि उन्हें उनकी जगह बताई जाए? क्या उन्हें यह कहकर हटाया जाएगा कि आपसे नहीं संभाला जा रहा उत्तर प्रदेश? और क्या वहां पर बैठाया जाएगा किसी दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर? सोचिएगा, आने वाले समय में ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। देख लीजिएगा। बंगाल पे आ जाती हूं। मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि किस प्रकार से ये बंगाल में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर पैरामिलिट्री को बुलाया जाए। ये बार बार बोल रहे हैं, पिछले चुनावों में भी बोला था, मगर क्योंकि अब इनकी जमीन जो है वो छिन रही है पूरे देश से, तो ये अब देखिएगा क्या करेंगे। ये बंगाल में पैरामिलिट्री को बुलाने की जो कोशिश है, ये यहाँ नहीं रुकेंगे। ये हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। ये सरकार में से लोगों को अगर तोड़ रहे हैं तो आप शायद नहीं समझ रहे हैं, ये तब तक तोड़ेंगे लोगों को जब तक अल्पमत में ना आ जाए सरकार। अल्पमत में आ जाएगी जब सरकार, तो जानते हैं गवर्नर रूल लग जाएगा। उसके बाद सरकार गवर्नर के अंडर आ जाएगी, गवर्नर होंगे हेड, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी ममता बनर्जी तब। और तब ये क्या करेंगे? तब ये अपनी मर्जी के अधिकारियों को भी वहां पे जगह जगह पे तैनात करेंगे, अपने तरीके से पूरा कंट्रोल करके, कब्जा करके चुनाव लड़वाएंगे। देखिएगा आप, इंतजार करते रहिए। सरकार अल्पमत में लाने की इनकी पूरी कोशिश है पश्चिम बंगाल में। उम्मीद कर रही हूं कि ममता दीदी तक मेरी ये बात भी पहुंचेगी, और ये भी उम्मीद है, मुझे यकीन है कि उनको भी ये समझ में आ रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है। उनकी सरकार को अल्पमत में लाकर, गवर्नर रूल लगाकर, सारे सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेकर चुनाव लड़वाना चाह रही है। ये दिखाना चाह रही है कि वो सरकार नहीं संभाल पाई। लेकिन अगर वो सरकार नहीं संभाल पाई तो उत्तर प्रदेश में पहले आदित्यनाथ को हटाया जाना चाहिए, मगर हटाया नहीं गया। उन्हें हटाया जाएगा, जानते हैं ना क्यों? उनको उनकी जगह दिखाने के लिए, क्योंकि वो सब ऐसा चेहरा बनकर उभर चुके हैं जो, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देखें तो प्रधानमंत्री पद के लिए वही हैं उम्मीदवार मोदी जी के बाद, बीजेपी की आइडियोलॉजी के हिसाब से। लेकिन बीजेपी उन्हें अपना नहीं समझते, क्योंकि पहले भी वो बीजेपी के बागी हो चुके हैं। हिंदू युवा वाहिनी बना चुके हैं उन भारतीय जनता पार्टी को ये बताने के लिए कि अगर आपने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं अपनी पार्टी बना लूँगा, आपसे टूट कर अलग होकर अपने दम पर चुनाव लड़ूंगा। उनको अपना नहीं मानती। इनका चाल चरित्र चेहरा पहचानिए साथियों, ये किसी के नहीं है, ये कभी किसी के नहीं हुए, ये कभी किसी के नहीं हो सकते। देश को बचाना अब आपके हाथ में। उम्मीद कर रही हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, हमारी आवाज अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि आज़ादी की ये दूसरी लड़ाई जो चल रही है, इसमें आपको, मुझको, हम सबको साथ मिलकर आना है। और याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे साथी हैं वो भी हमारे भाई और बहन हैं, वो हमसे अलग नहीं है।
अगर मतभेद होते हैं तो मन भेद नहीं हो सकते, होने नहीं चाहिए। ये है भारत की परंपरा। भारतीय जनता पार्टी ने नष्ट कर दिया उसको, और मैं भारतीय जनता पार्टी को इसका दोष कम देती हूँ, संघियों को देती हूँ, जिन्होंने कब्जा करा, जिन्होंने इस पूरी आइडियोलॉजी को खराब करा, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी दरअसल यही है। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी के नेतृत्व में कहीं पर गलत और कहीं पर सही थी, मगर कुछ बैलेंस था। इस तरह से घटियापन नहीं होता था, सब एक दूसरे से लड़ रहे, सब चिल्ला चिल्ली कर रहे, सब मारकाट पे उतरे हुए हैं, कोई ढंग से किसी से बात नहीं करता। देखा है ना आपने? नहीं साथियों, हम सब एक देश के वासी हैं, भाई और बहन हैं। जल्द ये सरकार जाएगी, मगर हमें अपने अंदर, अपने मन के अंदर कोई मैल नहीं रखना, क्योंकि जब सरकार जाएगी और दूसरी सरकार आएगी, कोई भी सरकार आए, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूं, कोई भी सरकार आए, याद रखिएगा हमें प्यार और भाईचारे को दोबारा अपने देश में स्थापित करना है। यही होनी चाहिए, एकमात्र हमारा जो लक्ष्य है, एकमात्र यही होना चाहिए। मगर आज जो कुछ हुआ है किसान आंदोलन में, वो दुखद है। उसके बारे में सोचेंगे तो समझेंगे कि कितनी खतरनाक है आज की ये परिस्थितियां। किसान भाइयों के साथ, किसानों के साथ, किसानों के इस जज्बे के साथ, किसानों के आंदोलन के साथ खड़े होकर उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसे अहिंसक रखा। और किसान भाई आज आपकी और मेरी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भाजपा से नहीं लड़ रहे, वे सरकार से लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कर रही है। उनकी राजनीति को कामयाब नहीं होने देना है, क्योंकि ये सरकार आपकी और मेरी भी है, और हमारे किसान भाइयों की भी। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।